Hello guys, welcome to the channel Chemistry Wale Chacha. So our today's topic of discussion is limiting reagent and stoichiometry. So this is in continuation of our study of mole concept. So this is third lecture in this series. So let's start. So this word stoichiometry, it is derived from two Greek words, stoichion meaning element and metron meaning measure. So in very simple words, it's measurement of elements, measurement of substances, measurement of elements in chemical reactions. So here we will discuss in a chemical reaction what is the different amount of substances that are reacting and what amount of products can be formed under given set of conditions. So stoichiometry just deals with the calculation of masses and sometimes volumes also, and you know that if there are gaseous reactants and products, then using mole concept we can find the volumes of gaseous reactants as well as the products, because 1 mole of any gas during STP conditions occupy that 22.7 liters of the volume. So for example, in this case, this is a simple reaction. CH4 methane reacts with dioxygen O2 and carbon dioxide and water vapors are produced. So this is a case where all the reactants as well as the products, they are in gaseous state. You see this small word G written here. So it indicates that the substance is in gaseous phase. So we can interpret this simple chemical equation into multiple ways. We can derive lots of information from it. तो सबसे पहले मीथेन रिएक्ट कर रहा है डाइऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स बनाने के लिए. तो मोलिक्यूल्स की टर्म्स में यदि हम बात करें, कितने मोलिक्यूल्स? सो CH4 का एक मोलिक्यूल, 1 मोलिक्यूल ऑफ मीथेन. हाउ डू वी नो? बिकॉज इफ नथिंग एल्स इज रिटन हियर, देन इट मीन्स 1 मोलिक्यूल इज देयर. एंड इन केस ऑफ डाइऑक्सीजन, यहाँ पर हम देख रहे हैं दिस नंबर 2. So this number 2, this is called stoichiometric coefficient. So in this case डाइऑक्सीजन का stoichiometric coefficient है 2. तो इसका मतलब 2 मोलिक्यूल्स यहाँ पर ऑक्सीजन के रिएक्ट करेंगे 1 मोलिक्यूल मीथेन के साथ, और क्या बनेगा? यू विल गेट 1 मोलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर. तो बहुत ही सिंपल टर्म्स में जब आप किसी केमिकल इक्वेशन को, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखते हैं, तो आप रिएक्शन देख के ही बता सकते हैं कि कितने कितने मोलिक्यूल्स किस किस रिएक्टेंट के आपस में कंबाइन करके कितने कितने मोलिक्यूल्स किस किस प्रोडक्ट्स के बनाएंगे. सेकेंड इंफॉर्मेशन जो निकलती है वो है इन नंबर ऑफ मोल. तो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं वो आपको बताएंगे कितने मोलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, राइट? उसी को यदि आप एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन by the same number, Avogadro constant, LHS as well as RHS of the equation. So that gets literally converted into the number of moles. तो जितने यहाँ पर आपके मोलिक्यूल है उतने ही उनके नंबर ऑफ मोल्स भी हैं. तो यदि एक मोलिक्यूल मीथेन का रिएक्ट कर रहा है 2 मोलिक्यूल डाइऑक्सीजन के साथ, तो 1 मोल मीथेन यहाँ पर रिएक्ट कर रही है 2 मोल ऑक्सीजन के साथ. 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और 2 मोल्स यहाँ पर वाटर के बन रहे हैं. तो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, इन दिस केस दे रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स एज वेल एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. थर्ड इंफॉर्मेशन, द मास. यहाँ पर जो मोलिकुलर फॉर्मूला आपको दिख रहा है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का, उसी से आप उनका मोलिकुलर मास भी निकाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कार्बन कम एटॉमिक मास इज 12, हाइड्रोजन का 1. पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था तो किस तरह से 12 + 4 × 1. सो मीथेन का जो मोलिकुलर मास है दैट इज 16. सो एक मीथेन मोलिक्यूल का जो मास है दैट इज 16 U. बट यदि आप ग्राम मोलिकुलर मास की बात करेंगे, मतलब 1 मोल मीथेन मोलिक्यूल्स की यदि आप बात करेंगे, तो दैट ट्रांसलेट्स इनटू 16 ग्राम्स पर मोल. तो मास यदि आप देखेंगे यहाँ पे मीथेन 16 ग्राम. सिमिलरली ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16 यूनिट्स. यहाँ पर कितने एटम्स हैं? 2 × 2 4. तो टोटल डाइऑक्सीजन के 2 मोलिक्यूल्स का यहाँ पर मास हो गया 64. 4 × 16 64.
कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर कितनी बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोलिक्यूल का मास होता है 12U। कैसे, कार्बन 12, ऑक्सीजन 2 एटम्स हैं तो 2 टाइम्स 16, सो 12 प्लस 2 टाइम्स 16, इट गिव्स यू 44। एंड 2 molecules of water are here. 2 molecules of water means what? 1 molecule of water is 18U. So 1 mole of water is 18 grams per mole. And since 2 moles of water are here, so 2 times 18 is 36 gram. So from this balanced chemical equation, you can infer that 16 gram of methanes reacting with 64 gram of oxygen to produce 44 gram of carbon dioxide and 36 gram of water. And again, since all these reactants and products are in gaseous phase, so their STP volume can be computed. So in this case, 1 mole of methane, so 1 mole means 22.7 liter of methane, reacts with 2 mole of oxygen, means 2 times 22.7, so 45.4 liter of oxygen, to give 1 mole of carbon dioxide. Again, 1 mole means 22.7 liter of carbon dioxide, and 2 moles of water, so 2 moles means what, 2 times 22.7, so 45.5 liter of water are produced here. अब यहाँ पर बात आती है लिमिटिंग रिएजेंट की। तो ये सारी बात यदि हो गई, अच्छा हमें पता चल गया कि रिएक्शन हो रही है, ठीक है, रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, दैट्स फाइन, बट व्हाट इज दिस लिमिटिंग रिएजेंट? सो दिस इज अ की कंसेप्ट हियर। इसको पता लगाने के लिए सबसे पहले तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। यदि आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है तो ये क्वेश्चंस आपके कभी भी ठीक नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से ही आपको करेक्ट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स पता चलेंगे और उन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का यूज़ करके ही आपकी कैलकुलेशंस सही होंगी। तो बहुत बार क्या होता है, अभी जैसे हमें पता चला कि 16 ग्राम मीथेन रिएक्ट कर रही है 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, एंड 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 36 ग्राम ऑफ वाटर बना। सो दैट इज व्हेन all the reactants are available in sufficient quantity. अब मान लो मैं ऐसा करूं कि मैं ऑक्सीजन वहां पे 64 ग्राम ना दूं, मैं ऑक्सीजन सिर्फ से 10 ग्राम ऑक्सीजन ही दूं, व्हाट विल हैपन इन दैट केस? तो क्या तब भी 16 ग्राम मीथेन रिएक्ट कर पाएगी? नहीं, क्योंकि 16 ग्राम मीथेन को रिएक्ट करने के लिए, कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए 64 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। यदि ऑक्सीजन 64 ग्राम से कम है तो रिएक्शन वहीं तक चलेगी जहां तक वो ऑक्सीजन कंप्लीटली यूज्ड अप ना हो जाए। जैसे ही आपकी सारी ऑक्सीजन यूज हुई, वहीं पर देयर विल बी नो मोर रिएक्शन लेफ्ट, नो मोर ऑक्सीजन लेफ्ट टू कैरी ऑन द रिएक्शन। सो इन दैट केस द रिएक्शन विल स्टॉप। सो इट मीन्स कि कोई ऐसा रिएक्टेंट जो पहले कंज्यूम्ड हो जाए रिएक्शन में, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। सो द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन द लीस्ट amount which gets consumed after some time, and after that further reaction doesn't occur, whatever the other amount of the other reactant is. So hence the reactant which gets consumed first, it limits the amount of products formed. तो इस केस में यदि आपके पास ऑक्सीजन 10 ग्राम है, कार्बन आप भले ही फिर 16 ग्राम रखो, 160 ग्राम रखो, 1600 ग्राम रखो, कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जैसी ऑक्सीजन खत्म हुई, रिएक्शन स्टॉप्स। So in this case, oxygen decides, it is the deciding factor, it is the limiting factor. It decides how much amount of product will be formed. So that is why the reactant which is present in lesser amount which gets consumed first, that is called limiting reagent. सीधे सीधे शब्दों में जो रिएक्टेंट पहले खत्म हो जाए और रिएक्शन की भट्टी बुझा दे, वो लिमिटिंग रिएजेंट है। और ये आगे वाले जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 टाइप, ऐसे जो भी नंबर दिखाई देंगे, सो दे रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए रिएक्शन एंड दे आर कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। गुड सो फार? ओके, देन लेट्स start practicing with a couple of questions. So in a reaction A plus B2, AB2 identify the limiting reagent if any in the following reaction mixtures. तो हम यहाँ पर कुछ अलग अलग तरह के सिनेरियोज देखते हैं and we will try to find out which is the limiting reagent in each case. सबसे पहले जो रिएक्शन गिवन है A plus B2 AB2, उसको एक साइड में रख के देखें। लेट्स सी हमें यहाँ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं सिर्फ इससे। Now A or B2, these are very generic names, right? They don't represent any particular element. It could be anything.
सो अब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स आप देखें, ए का कितना है, कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा तो 1। अमिताभ बच्चन का गाना आपने सुना होगा, जिसका कोई नहीं दुनिया में उसका खुदा है यारो। तो केमिस्ट्री की दुनिया में जब ये कुछ भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ना दिखाई दे तो 1 वो ऐसा खुदा है जो वहाँ पे सबके साथ होता ही होता है। सो मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में यदि आप बात करें तो एक मॉलिक्यूल ए का रिएक्ट कर रहा है एक मॉलिक्यूल B2 के साथ, और एक मॉलिक्यूल प्रोडक्ट AB2 का बन रहा है, राइट। जस्ट सी द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, व्हाटएवर नंबर्स आर देयर, they just represent the number of molecules in a balanced chemical equation. नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, वो भी उतने ही होंगे, जितने मोलिक्यूल्स उतने मोल्स हैं। तो एक मोल ए का रिएक्ट कर रहा है एक मोल बी के साथ, एंड 1 मोल ऑफ AB2 इज प्रोड्यूस्ड हियर। ओके फाइन। एंड हाउ मेनी एटम्स आर देयर? एटम्स के लिए आपको देखना पड़ेगा उस मॉलिक्यूल को। जैसे ए की यदि आप बात करें तो सिर्फ ए ही है, एलिमेंट है, ओके, और इसका मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसमें एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम है। जबकि बी के केस में बी इज B2, नाउ इट्स समथिंग लाइक O2 N2 H2, राइट। सो इट्स अ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, इसके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स। तो एटम्स के टर्म्स में यदि आप बात करें तो एक एटम रिएक्ट कर रहा है ए का बी के 2 एटम्स के साथ, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो मॉलिक्यूल, वो कंपाउंड है, कंपाउंड्स के एटम्स नहीं होते हैं, राइट, कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो नंबर ऑफ एटम्स कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल हियर, सो आई हैव जस्ट लेफ्ट इट ब्लैंक। सो विद दिस इंफॉर्मेशन, अभी तक हमने कुछ कैलकुलेशंस की नहीं है, कुछ कॉपी पेन उठाया नहीं, अपने को सिर्फ बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखते ही ये कुछ इन्फॉर्मेशन एकदम से हमारे दिमाग में आ रही है। नाउ सी 300 एटम्स ऑफ ए रिएक्ट विद 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। ए के 300, अपना बैलेंस केमिकल इक्वेशन में व्हाट इज दिस रेशियो? दिस रेशियो इज 1:1। मॉलिक्यूल्स के लिए आप रेशियो देखते हैं तो 1:1। एटम्स के यदि आप रेशियो देख रहे हैं तो 1:2। तो ए के एक एटम को बी के का एक मॉलिक्यूल चाहिए। अब ये थोड़ी सी शानपत यहाँ पे दिखा रहे हैं, बड़ी चालाकी दिखा रहे हैं। ए का तो इन्होंने एटम मेंशन किया, बी का इन्होंने मॉलिक्यूल में मेंशन किया। ओके, तो ए के एक एटम को, क्योंकि ए का जो एक एटम है वही उसका एक का एक मॉलिक्यूल भी है, ए हैज ए मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो जितने नंबर ऑफ एटम्स है उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी है ए के केस में, बी के केस में ऐसा नहीं है। तो ए के एक एटम को, यानी ए के एक मॉलिक्यूल को बी का एक मॉलिक्यूल चाहिए। 1:1 की रेशियो निकल के आ रही है। तो ए के 300 एटम्स को कितने चाहिए? जस्ट मल्टीप्लाइड बाई 300, राइट। कि एक आदमी यदि एक बर्गर खा रहा है तो 300 आदमी को कितने बर्गर चाहिए? हर एक को एक चीज़, तो 300 आदमी को 300 बर्गर चाहिए, राइट। अब 300 आदमियों को यदि आप 200 बर्गर्स दोगे तो क्या होगा? 300 आदमियों को 200 बर्गर्स दोगे तो 100 आदमी आपके भूखे रह जाएंगे। सो इन दिस केस सिमिलरली ए के 300 एटम्स को बी के 200 मॉलिक्यूल्स चाहिए। 300 एटम्स ऑफ ए नीड 300 molecules of B. Now molecules of B provided are just 200, so B is in lesser quantity, so B is going to be your limiting reagent. So in this case here, if you see, then B is in lesser quantity, it will be your limiting reagent. Okay, let's see what happens next. 2 moles of A plus 3 moles of B. मोल्स के टर्म्स में यदि आप देखें तो रेशियो इज 1:1। एक मोल ए को एक मोल बी चाहिए रिएक्ट करने के लिए। 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ बी। सो 3 moles of B need 3 moles of A, right, to maintain the ratio. 3 moles of B will react with 3 moles of A, but you have been provided with only 2 moles of A. So now in this case A is in lesser quantity, so A will be the limiting reagent here. आ रही बात समझ में कि 3 मोल बी को रिएक्ट करने के लिए 3 मोल ए चाहिए, बिकॉज मोल्स की जो रेशियो है A:B2 की, दैट इज 1:1. सो यदि आप बी को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ए भी 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। बी के यदि आपने मोल बढ़ा के 1 से 3 कर दिए हैं तो ए के नंबर ऑफ मोल्स भी आपको 3 टाइम्स ही बढ़ा के 3 मोल्स करने पड़ेंगे, बट आपने ऐसा किया नहीं। यू गेट ओनली 2 मोल्स ऑफ ए, सो इन दिस केस substance A is present in lesser amount, therefore A will be the limiting reagent.
So in this case, if I come here, then A will be the limiting reagent. Okay, what next? 100 atoms of A plus 100 molecules of B. Now we know that 1 atom of A is equal to 1 molecule of A. So when in terms of molecules, the ratio is 1:1. 1 molecule of A reacts with 1 molecule of B. So 100 molecules or 100 atoms of A will react with 100 molecules of B. In this case, they both are present in equal same ratio, right? So there is no limiting reagent. The reaction will be complete in this case. So in this case, no limiting reagent is there. In this case, no limiting reagent. They are just trying to trick you. Okay, 5 moles of A reacts with 2.5 moles of B. In terms of moles, we need that there should be 1:1 ratio. दोनों बराबर में होने चाहिए. So 5 mole of A needs exactly the same number of moles, right? 5 moles of B. But here you have been provided with 2.5 moles of B. So in this case, substance B is in a lesser quantity. So here this B will be your limiting reagent. Okay. 2.5 moles of A plus 5 moles of B, it's just the same thing. So again, in terms of mole, the ratio is 1:1. 1 mole of A needs to react with 1 mole of B. So 5 mole of B will require 5 moles of A to react completely. But the amount of A is just 2.5 mole provided. So A is in lesser quantity, and in this case, A will be your limiting reagent. Good so far? Okay, so this was quite general. Now let's come to some specific questions. If 10 volumes of dihydrogen gas reacts with 5 volumes of dioxygen gas, how many volumes of water vapor would be produced? So now I have something. So this is the balanced chemical equation. Always remember this if you are working on these kind of questions. The first thing that you need to do is to write a balanced chemical equation. If the reaction is not balanced, if it's not balanced correctly, if your stoichiometric coefficients are wrong, if you mess up with them, then your question will be messed up too. So in this case, let's see what information can we infer from this simple equation. So 2H2 plus O2 gives you 2H2O. So the stoichiometric coefficients are, for dihydrogen it's 2, for oxygen it's 1, for water it's 2. So it means 2 molecules of hydrogen are reacting with 1 molecule of oxygen to produce 2 molecules of water. और moles कितने हैं? जितने molecule उतने ही moles होंगे. So in terms of moles, 2 moles of hydrogen react with 1 mole of oxygen to produce 2 mole of water vapors. Atoms कितने हैं? Hydrogen के atoms कितने होंगे? 2 times 2, 4. H2. So one hydrogen molecule has 2 hydrogen atoms. So therefore 2 hydrogen molecules will have 2 times 2, that is 4 H atoms. How many oxygen atoms are there? 2 oxygen atoms in 1 molecule. So these 4 plus 2, 6 atoms will react to produce 2 molecules of water. So water is a compound. Compounds don't have atoms, they have molecules, right? So I didn't write anything here. Now in terms of volume, so whatever the volume whatever the ratio of these stoichiometric coefficients is, same will be the ratio of their volumes. So ratio of volumes will be 2:1 and 2 volumes of water will be produced. Now at STP, you know that 1 mole of any gas, right, it occupies 22.7 liters. So that will be 22.7 liters of oxygen with twice of that volume of hydrogen to produce, right, 2 times 22.7 liters of water vapors. Now this question, and if last but not the least, if you think in terms of mass, grams per mole, so for hydrogen there are 4 H atoms, एक H atom का मास होगा 1 U या 1 ग्राम पर मोल, सो 4 का मास हो जाएगा 4 ग्राम्स पर मोल. ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16 U. सो ऑक्सीजन मोलिक्यूल में 2 एटम्स हैं तो मास हो गया 2 टाइम्स 16, दैट इज 32 U, और 1 मोल ऑक्सीजन का मास हो जाएगा 32 ग्राम्स पर मोल. वाटर के एक मोलिक्यूल का मास 18 U,
दो वाटर मॉलिक्यूल्स का मास 2 टाइम्स 18 36 यू एंड 2 मोल्स वाटर का मास 2 दैट विल बी 36 ग्राम्स पर मोल। तो एक सिंपल सी इक्वेशन से, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से आप उसको ऐसे 5 अलग अलग एंगल से देख सकते हैं। वहीं से आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चल रहे हैं, मोल्स पता चल रहे हैं, एटम्स पता चल रहा है, गैसेस सब्सटेंसेस हैं तो वॉल्यूम्स पता चल रहे हैं और मास पता चल रहा है, राइट। नाउ इन दिस केस वी हैव बीन प्रोवाइडेड वॉल्यूम 10 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो 5 में से यहाँ पर हम वॉल्यूम वाले एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाई हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद 5 वॉल्यूम्स ऑफ डाई ऑक्सीजन गैस, हाउ मेनी वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर वुड बी प्रोड्यूस्ड। सबसे पहले आप देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है। रेशियो है 2:1। समझ रहे हैं कि हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है वो ऑक्सीजन के वॉल्यूम से कितना होगा, ट्वाइस होगा। 1 लीटर ऑक्सीजन 2 लीटर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो 2 लीटर वाटर वेपर्स बनेंगे। So the ratio is in terms of volume 2:1:2। गिवन वॉल्यूम यहाँ पर आपको कितना है, 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन का है, 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन का है। इसको यदि आप सिंप्लीफाई करेंगे इट्स जस्ट द सेम रेशियो, राइट। सो जो आइडियल रेशियो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से आ रहा है हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन दैट इज 2:1। और यहाँ पर जो गिवन वॉल्यूम है 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन टू 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन, अगेन दैट इज 2:1। यहाँ पर यदि आप देखें इसको डिवाइड करने की कोशिश करें, सो 10:5 दैट इज अगेन 2:1, द सेम रेशियो। तो वाटर कितना बनेगा, वाटर अगेन राइट, यदि ये 10 है ये 5 है तो सेम ही रेशियो मेंटेन्ड है। तो 2:1:2 की रेशियो के हिसाब से चले तो 10:5:10, तो उस केस में वाटर आपका 10 वॉल्यूम ही बन जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन एंड हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंबशन। सबसे पहले एक बार बैलेंस केमिकल इक्वेशन, मीथेन प्लस डाइऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अगेन 5 अलग अलग तरीके से आप इसको देख सकते हैं। मॉलिक्यूल्स मीथेन में कितने हैं, 1। कैसे पता चल रहा है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 1, कुछ नहीं लिखा है तो 1, राइट। ऑक्सीजन का आई नीड टू करेक्ट इट हियर, सॉरी दिस शुड बी 2, दिस शुड बी 2 एंड दिस शुड आल्सो बी 2। is acting up, they should be 2, atoms are 4 and volume ratio will be 1:2। mass is correct, okay। So calculate the amount of water produced by the combustion of 16 grams of methane। तो मास की यदि आप बात करें और बैलेंस केमिकल इक्वेशन से देख के पता चल रहा है मीथेन का मास कितना है, 16। और 16 आपको पता है ना 16 कैसे है, हाउ द मास ऑफ मीथेन इज 16। एक कार्बन है उसमें और 4 हाइड्रोजन एटम है। कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन होता है एक एटम का मास 1 यू, तो 12 + 4 16 यू या 16 ग्राम्स पर मोल। तो टू मेक दिस क्वेश्चन इजी फॉर यू, उन्होंने आपको 16 ग्राम ही मीथेन दी, उतनी मीथेन दी जितनी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मिलकर आ रही है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन यदि है तो वाटर फिर कितना बनेगा, वाटर बैलेंस केमिकल के इक्वेशन के हिसाब से 16 ग्राम मीथेन रिएक्ट करिए 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, 44 ग्राम CO2 बन रहा है, 36 ग्राम वाटर बन रहा है। सो इन द फर्स्ट पार्ट, amount of water produced by combustion of 16 gram of methane, right, as per this balanced chemical equation it should be 36 grams। so water formed will be 36 gram। सीधे सीधे इसमें कोई कॉपी पेन उठाने की जरूरत यहाँ तक नहीं है क्योंकि उन्होंने आपको मास ही इतना इजी दे दिया। हाँ, अब थोड़ा सा नेक्स्ट पार्ट है, वहाँ जरा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। How many moles of methanes are required to produce 22 gram carbon dioxide after combustion? How many moles of methanes are required to produce 22 gram carbon dioxide? Okay, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड का मास देखो कितना है, यहाँ पे कितनी बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड, 44 ग्राम बन रही है। तो जी 44
ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड यदि आपको बनानी है तो आपको मीथेन कितनी चाहिए? मीथेन आपको चाहिए 16 ग्राम। तो 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आपको कितनी मीथेन चाहिए? आपको चाहिए 16/44 ग्राम। और 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड यदि आपको बनानी तो कितनी मीथेन चाहिए? 16/44 इंटू 22, जस्ट डिवाइडेड, राइट, यू गेट 8 ग्राम। दिस इज 8 ग्राम्स ऑफ मीथेन। और इसको नंबर ऑफ मोल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन्स इज इक्वल टू गिवन वेट बाय मोलिकुलर मास। गिवन वेट इज 8 ग्राम्स। मोलिकुलर मास मीथेन का कितना है? ऊपर दिखने लग रहा है वहाँ पे 16। सो 8/16 दैट इज 0.5 मोल, राइट। तो यदि आपको 22 ग्राम CO2 बनानी है तो यू विल नीड 0.5 मोल। अभी एग्जाम्स में आपको ऐसे करके दिखाने पड़ते हैं, क्वेश्चन सोल्व करके दिखाने पड़ते हैं, तो यू विल हैव टू डू दिस कंप्लीट कैलकुलेशन। बट अभी आप किसी एंट्रेंस में बैठे, MCQs वगैरह हैं, तो सीधा सीधा अब यहाँ पे किससे आपसे रिलेशन पूछा जा रहा है? CO2 और मीथेन। CO2 का मास कितना है? 44। कितनी चाहिए? 22। 44 और 22 को कंपेयर आप करें तो हाफ, राइट। बैलेंस केमिकल इक्वेशन जितनी बता रही है उससे हाफ अमाउंट में आपको चाहिए। तो मीथेन भी आपको कितनी चाहिएगी? हाफ। यदि आपने इस साइड को 2 से डिवाइड किया है, सो टू कीप द इक्वेशन बैलेंस्ड आपको रिएक्टेंट साइड भी 2 से डिवाइड करनी पड़ेगी। सो मीथेन विल बी जस्ट डिवाइडेड बाय 2, 8 ग्राम्स, राइट। और इफ नंबर ऑफ मोल, इफ यू थिंक इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, इफ नंबर ऑफ मोल्स टू प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 1, तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आपको नंबर ऑफ मोल भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1/2 दैट इज 0.5। तो यदि आप यहाँ कहीं एंट्रेंस वगैरह में बैठे तो कॉपी पेन उठाने की जरूरत है नहीं, सीधा आपने इक्वेशन देखी और जब तक आप 11-12 पास करते हो ये सारे मासेस आपके टिप्स पे होने लगते हैं। तो आज जो चीज़ थोड़ी सी मुश्किल लग रही है वो साल 6 महीने बाद पता भी नहीं लगेगी, एकदम बिल्कुल ऑल दिस थिंग्स विल बी ऑन योर फिंगर टिप्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड when 1 mole of carbon is burnt in air. Okay, 1 mole of carbon is burnt in 16 gram of dioxygen. Okay, 2 moles of carbon are burnt in 16 gram of oxygen. Okay, so first of all just let's have the balanced chemical equation. C plus O2 gives you CO2. तो मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल कार्बन का रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल से, एक मॉलिक्यूल CO2 का बन रहा है। मोल्स, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मॉलिक्यूल्स के लिए हैं वही मोल्स के लिए होंगे। तो 1 मोल कार्बन रिएक्ट कर रहा है 1 मोल डाइऑक्सीजन के साथ 1 मोल CO2 बनाने के लिए। एटम्स, कार्बन का एक एटम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के 2 एटम्स के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए। रेशो बाय वॉल्यूम सिर्फ गैसियस सब्सटेंस की ही होगी, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑक्सीजन का भी 1 है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 है, सो रेशो वॉल्यूम विल बी 1:1। एंड मास इज इन ग्राम्स पर मोल। कार्बन का जो ग्राम एटॉमिक मास है 12, सो 12 ग्राम पर मोल। डाइऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, एक एटम का मास होता है 16, तो 2 एटम्स का मास हो गया 2 × 16 32 ग्राम्स पर मोल। कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक मॉलिक्यूल है, कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 32, जस्ट एड देम अप, यू गेट 44 grams per mole. So now, when the question says when 1 mole of carbon is burnt in air, it means एयर में तो अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, राइट। तो 1 मोल कार्बन को जब आप हवा में जलाएंगे तो जितनी उसको ऑक्सीजन चाहिए वो सब मिलेगी वहाँ पर। तो रिएक्शन आपकी कंप्लीट होगी, कार्बन आपका पूरी तरह रिएक्ट करेगा, 1 मोल कार्बन आपका कंप्लीटली रिएक्ट करेगा। और 1 मोल कार्बन जब कंप्लीटली रिएक्ट करेगा, राइट, तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी? तो उस केस में ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपकी काम करेगी। कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है यहाँ पर 1 मोल कार्बन से? 44 ग्राम। सो व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट्स, राइट, तो इन दिस केस 1 मोल ऑफ कार्बन इट मीन्स 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, दैट विल गिव यू 44 ग्राम ऑफ CO2 और 1 मोल ऑफ CO2. But what happens when 1 mole of carbon is burnt in 16 gram of dioxygen? Okay. So 1 mole कार्बन को कितनी ऑक्सीजन चाहिए? 1 मोल कार्बन को चाहिए, कार्बन का तो मोल दे रखा है, ऑक्सीजन का इन्होंने आपको मास दे रखा है, तो ये आपको इंटरकनेक्ट करना पड़ेगा। कार्बन का जो मोल है दैट इज 1 मोल ऑफ कार्बन एंड दिस इज रिएक्टिंग हियर विथ 32 grams ऑफ डाइऑक्सीजन। यूनिटरी मेथड,
ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं, यूनिटरी मेथड आप लगाएं, राइट। तो पहले तो समझिएगा कि इसमें क्या कोई रिएजेंट कम है, क्या इसमें कहीं लिमिटिंग रिएजेंट का कोई कंसेप्ट तो नहीं है। हाँ जी बिल्कुल है, सीधे सीधे देखते ही है, क्योंकि 1 मोल कार्बन को 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए, लेकिन आपने तो उसको 16 ग्राम ऑक्सीजन ही दिए, राइट। तो ऑक्सीजन जितनी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के हिसाब से रिक्वायर्ड है उतनी ऑक्सीजन उसको नहीं मिली है। सो इन दिस केस ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ पर जो डाई ऑक्सीजन है दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। ये रिएक्शन तभी तक चलेगी जब तक ऑक्सीजन अवेलेबल है। So now oxygen is the limiting reagent. So the amount of product produced, the amount of carbon dioxide produced in this case is governed by the amount of dioxygen. तो अब आप यहाँ से यूनिटरी मेथड से चलना शुरू करेंगे। आप कहेंगे अच्छा ओके 32 ग्राम ऑक्सीजन आपको देती है कितना 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन आपको देगी कितना 44/32 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, और 16 ग्राम डाइऑक्सीजन आपको देगी 44/32 इंटू 16, राइट, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। So if you burn 1 mole of carbon in 16 gram of dioxygen, you will get 22 gram of carbon dioxide. नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यदि कार्बन में 2 मोल ले लूँ तो भैया तुम भले ही 2000 मोल कार्बन ले लो, यदि ऑक्सीजन आपके पास सेम उतनी ही है 16 ग्राम, तो ऑक्सीजन इस केस में भी लिमिटिंग रिएजेंट रहेगी और रिएक्शन तुम्हारी तभी तक चलेगी जब तक वो ऑक्सीजन अवेलेबल है। जैसे ऑक्सीजन खत्म हुई रिएक्शन हो जाएगी बंद, ठीक। तो तुम 1 मोल लो, 2 लो, 10 मोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैलकुलेशंस तुम्हारी यूं की यूं रहेंगी। ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन तुम्हारी लिमिटिंग रिएजेंट है, सो इट विल कंट्रोल द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, नॉट द अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन। सो there is no change in this quantity of dioxygen, right? So there will be no change in the calculations. So even in this case also you will get the same, that is 22 gram of carbon dioxide. So far so good. Okay, let's move to another question. 50 kg of nitrogen and 10 kg of hydrogen are mixed to produce ammonia. Calculate the amount of ammonia formed. Identify the limiting reagent in the production of ammonia in this situation. ये जो इन्होंने लास्ट में लिखा है आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, ये काम सबसे पहले करना होता है, क्योंकि यदि आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता चलेगा तभी आप पता लगा पाओगे कि रिएक्शन कहाँ खत्म हो जाएगी, वो कौन सा सब्सटेंस है जिसके खत्म होते ही रिएक्शन रुक जाएगी, राइट। तो क्या स्टेप रहेगा हमारे पास, सबसे पहले तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखते हैं। यहाँ पर बात हो रही है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर आपस में अमोनिया गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो N2 + 3H2 गिव्स यू 2NH3। वही 5 बातें जो आपको पता चलती हैं किसी भी रिएक्शन को देखने से ही। N2 का 1 मोलिक्यूल हाइड्रोजन के 3 मोलिक्यूल से रिएक्ट करके अमोनिया के 2 मोलिक्यूल बना रहा है। जो मोलिक्यूल्स हैं वही जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स मोलिक्यूल्स के लिए वही मोल्स के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं, यूं के यूं। इसका मतलब 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल डाई हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल्स अमोनिया बना रहे हैं। एटम्स, नाइट्रोजन के 2 एटम्स है 1 मोलिक्यूल में, हाइड्रोजन के 3 मोलिक्यूल है, हर एक में 2 एटम्स है, तो 3 × 2 6 एटम्स है। अमोनिया का मोलिक्यूल है, एटम उसके होते हैं। वॉल्यूम, सारी गैसियस सब्सटेंसेस हैं ये, तो जो मोल्स का की रेशो है, जो मोलिक्यूल्स की रेशो है, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स वहाँ लगे हैं वही वॉल्यूम्स की रेशो हो जाएगी। सो 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 वॉल्यूम्स ऑफ डाइहाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम्स ऑफ अमोनिया। मास ग्राम्स पर मोल में, नाइट्रोजन के 1 एटम का मास 14, 2 एटम्स का मास 2 × 14 28 ग्राम्स पर मोल। हाइड्रोजन 1 एटम का मास 1U, 6 एटम्स का मास 6 × 1, राइट। तो टोटल यहाँ पे 6 ग्राम हाइड्रोजन है। और अमोनिया 1 मोलिक्यूल का मास अमोनिया के 17 यूनिट्स, 14 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, राइट। सो 14 + 3 = 17 एंड 2 × 17 = 34। अब ये क्वेश्चन आपसे वॉल्यूम और इधर उधर की बातें नहीं कर रहा, ये आपको सीधा मास वाले एंगल पे उतार के लेके आ गया कि 15 kg नाइट्रोजन रिएक्ट कर रही है 10 kg हाइड्रोजन से, ठीक है जी।
तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में आप देखो, इसने मास की बात की तो मास की टर्म्स में एनालाइज करेंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से नाइट्रोजन इज टू हाइड्रोजन की क्या रेशियो है? नाइट्रोजन है 28 ग्राम्स, हाइड्रोजन है 6 ग्राम्स। तो रिक्वायर्ड रेशियो कितनी है नाइट्रोजन इज टू हाइड्रोजन की एज पर द बैलेंस केमिकल इक्वेशन? 28 टाइम्स 28 इज टू 6। सिंप्लीफाई करोगे, सोल्व करोगे तो राइट, इट्स इजी, जस्ट डिवाइड 28 बाई 6, सो यू विल गेट 4.67 इज टू 1। मतलब नाइट्रोजन को अपने से करीब करीब 5 टाइम्स, नॉट एग्जैक्टली 5 टाइम्स, 5 टाइम्स से थोड़ा सा कम, 5 टाइम्स से थोड़ा सा कम हाइड्रोजन को अपने से थोड़ा सा, सॉरी आई जस्ट सेट इट इन रिवर्स ऑर्डर, सो दिस इज द रेशियो ऑफ N इज टू H। तो हाइड्रोजन को अपने से करीब करीब 5 टाइम्स, 5 टाइम्स से जरा सा कम मास में नाइट्रोजन चाहिए रिएक्ट करने के लिए। गिवन कितनी है आपको? गिवन मास क्या है? 50 kg टू 10 kg। सिंप्लीफाई करोगे 5:1 देखिएगा यहाँ पे, राइट। तो जितनी आपको नाइट्रोजन चाहिए उससे ज़्यादा नाइट्रोजन प्रोवाइडेड है। आपको नाइट्रोजन चाहिए 4.67 टाइम्स, प्रोवाइडेड कितनी है? 5 टाइम्स। तो नाइट्रोजन आपके पास सरप्लस में है, नाइट्रोजन आपके पास एक्सेस में है। नाइट्रोजन एक्सेस में है तो फिर इसका मतलब कमी किस चीज़ की रह जाएगी? हाइड्रोजन की, राइट। तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन बना है यहाँ पे? हाइड्रोजन। सो सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद आप लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करें, उसके बाद फिर आप कैलकुलेशंस पे उतरेंगे। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमने लिखी, वहाँ से हमें मास की टर्म्स में बात कर रहे हैं तो हम मास वाले प्लेन पर कूद गए, राइट। और फिर हमने देखा बैलेंस केमिकल इक्वेशन से क्या रेशो चाहिए हमें, और जो प्रोवाइडेड रेशो है सब्सटेंसेस की, रिएक्टेंट्स की, वो क्या है। तो पता चला कि एज पर द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, right, the provided ratio of nitrogen is more, it's in excess to what is indicated by the balanced chemical equation. So it means that nitrogen is in excess, so therefore hydrogen will be deficit. So in this case your limiting reagent, the limiting reagent in this case that will be hydrogen. अब हाइड्रोजन कंट्रोल करेगी कि कितनी अमोनिया बनेगी, कितना प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। देखते हैं। केमिकल इक्वेशन कहती है, अगेन कम बैक टू योर यूनिटरी मेथड। तो 6 ग्राम हाइड्रोजन से आपको चाहिए आपको मिलती है कितनी अमोनिया? 34 ग्राम अमोनिया मिलती है जी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो तो, राइट। यदि सफिशिएंट अमाउंट में आपको सारी रिएक्टेंट्स अवेलेबल हो तो 6 ग्राम हाइड्रोजन से आपको 34 ग्राम अमोनिया मिलेगी। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन दैट विल गिव यू 34 बाय 6 ग्राम ammonia and 10 kg, so 10 kg is your 10,000, right? excuse me, एक किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, so 10 kg means 10,000 ग्राम्स हाइड्रोजन यदि आपके पास है तो अमोनिया कितनी बन जाएगी? 34 बाई 6 इंटू 10, to 10,000। तो ग्राम्स में यदि आप इसकी बात करेंगे यहाँ पर, तो इसको आप केजी की टर्म्स में यदि आप लेंगे, सो दैट विल बी 56 पॉइंट ऑलमोस्ट 6 kg, 56.6 kg इन दिस केस। फाइन, ओके। There is one more question, and by this time you should be good enough. So again the same reaction, dinitrogen and dihydrogen react with each other to produce ammonia according to the following chemical equation. N2 plus H2 gives you 2NH3. Calculate the mass of ammonia produced if 2 into 10 raised to the power 3 grams 2 kg dinitrogen reacts with, right, 1 into 10 raised to the power 3 grams, that is 1000 grams, that is 1 kilogram of dihydrogen. And will any of the two reactants remain unreacted? If yes, which one and what would be its mass? बहुत कुछ पूछ लिया, पूछने की कोशिश की, but steps will be the same. First of all, write the balanced chemical equation.
और आपको पता है 5 अलग अलग तरीके से आप इसको देख सकते हैं मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में। एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का रिएक्ट कर रहा है 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के साथ, 2 मॉलिक्यूल्स अमोनिया बन रहे हैं। मोल्स की टर्म्स में 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है 3 मोल्स हाइड्रोजन के साथ, 2 मोल्स अमोनिया बन रहे हैं। एटम्स, वॉल्यूम एंड मास। सो मास में 28 ग्राम्स नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ एंड 34 ग्राम्स अमोनिया यहाँ पर बन रही है। सबसे पहले आपको वो पूछे ना पूछे, लिखे ना लिखे, फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आप लिखेंगे फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में आपको अपना लिमिटिंग रिएजेंट LR आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद आप कैलकुलेशंस आपकी आगे बढ़ेंगी। सो विल एनी ऑफ द 2 रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड? हाँ, यप, कोई ना कोई तो आप देखते हैं अगेन वापस कि कितनी रेशो यहाँ पे होनी चाहिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के हिसाब से। सॉरी, तो यहाँ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के हिसाब से हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो नाइट्रोजन इस और हाइड्रोजन की जो रेशियो है वो होगी 28:6। सो दैट वाज ऑलमोस्ट 4.67:1। और गिवन रेशियो आपको कितनी है? गिवन रेशियो यहाँ पर है 2 grams of nitrogen reacts with 2000 grams of dinitrogen reacts with 1000 grams of dihydrogen. So your given ratio is 2:1. होनी चाहिए नाइट्रोजन 4.67 टाइम्स, गिवन है ओनली 2 टाइम्स। तो इस केस में राइट नाइट्रोजन होनी चाहिए 4.67 टाइम्स एज पर द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बट द प्रोवाइडेड रेशियो ऑफ नाइट्रोजन इज टू डाईहाइड्रोजन इज जस्ट ओनली 2:1। तो सीधा सीधा देखने में आ रहा है कि नाइट्रोजन यहाँ पर शॉर्टेज में है, तो नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। सो इन दिस केस दिस नाइट्रोजन विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। तो रिएक्शन तो हमारी वहीं तक चलेगी जब तक कि नाइट्रोजन कंज्यूम ना हो जाए, नाइट्रोजन पहले खत्म हो जाएगी। और कितनी अमोनिया बनेगी? उतनी बनेगी जितनी कि नाइट्रोजन कि रिएक्ट करते करते बन पाएगी, उसके बाद कुछ नहीं होगा। तो कैसे निकालें इसको? ओके, सो नाइट्रोजन इज द LR। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहती है 28 ग्राम नाइट्रोजन से आपको मिल रहा है 34 ग्राम अमोनिया। सो 28 ग्राम नाइट्रोजन से आपको मिलता है 34 ग्राम अमोनिया। 1 ग्राम नाइट्रोजन से आपको मिलेगा 34/28 ग्राम अमोनिया। और कितनी है? 2000 ग्राम से आपको मिलेगा 34/28 इंटू 2000 ग्राम अमोनिया। तो इस कैलकुलेशन को आप सोल्व करेंगे, सो यू विल गेट समथिंग लाइक, आई मीन इसको आप ग्राम्स में करना चाहें या केजी में करना चाहें, सो 2.4286। I'm disappointed with this pen. 2.4286 kg। और इसको यदि आप ग्राम्स में कन्वर्ट करना चाहें तो डेसिमल 3 प्लेस शिफ्ट कर दीजिएगा, ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इतना यहाँ पर आपको अमोनिया मिलेगा, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड, विल एनी ऑफ द 2 रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड? हाँ जी, नाइट्रोजन यदि लिमिटिंग रिएजेंट है, नाइट्रोजन यदि पहले खत्म हो गई तो पीछे बचेगा क्या? हाइड्रोजन। सो यस, हाइड्रोजन इज द रिएक्टेंट दैट विल रिमेन अनरिएक्टेड। एंड सो विच वन? हाइड्रोजन, डाईहाइड्रोजन। एंड व्हाट वुड बी इट्स मास? कितना मास उसका मिलेगा आपको? तो आप यूँ देख लीजिएगा कि कितना हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा। सो टू कम टू दैट पार्ट, आप देख रहे हैं 6 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट कर रहा है, या 28 ग्राम नाइट्रोजन जो है वो रिएक्ट कर रहा है 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ। तो 1 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा 6/28 ग्राम हाइड्रोजन के साथ। और कितना नाइट्रोजन प्रोवाइडेड है? 2000 ग्राम्स। सो 2000 ग्राम्स नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा 6/28 इंटू 2000 ग्राम्स हाइड्रोजन के साथ। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे, सो यू विल गेट समथिंग अराउंड 428.57 ग्राम। इतना हाइड्रोजन आपका रिएक्ट कर जाएगा। लेके कितने चले थे? 1000 ग्राम। रिएक्ट कितना कर गया? 428। सो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन लेफ्ट दैट विल बी
1000 grams minus this 428.57 gram. इसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, you will get around 571.43 gram. So this is how we solve these kind of questions. So again to summarize, इस तरह के क्वेश्चंस में फर्स्ट स्टेप, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. सेकंड, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड सी इन विच टर्म द क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड. वो मास के टर्म्स में बात कर रहे हैं, वो वॉल्यूम के टर्म्स में बात कर रहे हैं, वो नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में बात कर रहे हैं. थर्ड, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, राइट, एंड usually you will identify the limiting reagent. So just check out the ratio ratio provided by the balanced chemical equation and ratio as per the given provided substances in the question. So for example in this case यहाँ पे balanced chemical equation में according to balanced chemical equation 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है 6 ग्राम हाइड्रोजन से. So ratio will be 28:6 और 4.67:1. लेकिन क्वेश्चन में आपको प्रोवाइडेड रेशियो है दैट इज 2000 grams to 1000 grams, that will be 2:1. So based on this, identify the limiting reagent, and once you have that limiting reagent, then you can use ratio proportion methods to find the final amount of products formed. This is all for this session. In the next session, we will study about mole concept in solutions. We will study the concepts of mass fraction, molarity, molality, normality, and see you soon in the next class. Have a nice time.